हाँ सोनिया, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। अनिकेत ने भी ज्वाइन किया, गेट, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार मैं थोड़ा सेट कर लूँ कि तुम्हारे कमेंट वगैरह मुझे कहाँ दिखेंगे एक्चुअली। लाइव क्लास एक्चुअली थोड़ा सा इसमें क्या है, अलग सा सिस्टम है ना, मुझे चेक करना पड़ता है। ओके। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, जितने बच्चे आए हैं उन सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आज इस एप्लीकेशन की पहली क्लास है और आप सबका हार्दिक स्वागत। श्री गणेश हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। आई थिंक शायद आपको स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। आई डोंट नो कैसी हो रही है, मैं एक बार थोड़ा चेक करता हूँ। अ, हम्म। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज? हीरोक, जयोश्री, स्वर्णा। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक ठीक। तो मुझे बता देना एक बार, स्क्रीन सही से दिख रही? जस्ट वेट, आई एम शोइंग द स्क्रीन। पीडीएफ दिख रहा है स्वर्णा? परफेक्टली। अच्छा, वीडियो ऑफ हो गया क्या? अब कैसा दिख रहा है वीडियो? क्लियर है? स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है बताओ? अनिकेत, स्क्रीन विजिबल है तुम्हारी परफेक्टली? हाँ। स्लाइड दिख रही है कंप्लीट सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाली? नहीं, ब्लैक नहीं। अब बताओ, स्लाइड विजिबल है क्या? नहीं है विजिबल, एक मिनट। हम्म। ओके, अब ठीक है। अब दिख रही स्लाइड? डन। सोनिया? ओके। Okay, so it's fine now. Now you can visible the slides and the voice also clear. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब परफेक्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ होने वाला है। क्योंकि अब ऐसा कोई ग्लिच होगा नहीं। हम लोग एप्लीकेशन पे हमारी एक पर्सनल जगह पे है, तो ज़्यादा कोई क्लैचिंग होगी नहीं।
तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू द न्यू कोर्स एंड दिस न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर हम लोग बहुत अब शानदार तरीके से काम करने वाले हैं, तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत नए तरीके से सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, और बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अपनी एप्लीकेशन है, अपना काम है, अपना टाइम है, हम जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं और बहुत बेहतर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं सोनिया, वो 8 बच्चे आए हैं, आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही है कि इस कोर्स के अंदर हम लोग डिटेल्ड में पढ़ते हैं। आप सब जो पुराने बच्चे हैं सब जानते हैं एक्चुअली कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। सो डिटेल में पढ़ेंगे, और इस बार थोड़ा कुछ नया कंटेंट भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज 20 मार्च है और 7:30 AM को हम लोगों ने परफेक्टली इस कोर्स को शुरू कर दिया है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो है कितना इम्पोर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, क्योंकि एक बार सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, जैसे कि बहुत से बच्चे तो खैर पढ़े हुए हैं, उनका रिवीजन होगा, तो वो लोग बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस कर सकते हैं इस चीज में। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, एक बार इस कोर्स को लेना है, कोई भी कोर्स अगर आप लोग मेरा लेते हो तो एक बार आपको लेना है और जिंदगी भर के लिए फ्री, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंटेंट अब यहाँ पर फिर से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बिना टाइम गवाए हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही 10 मिनट ऑलरेडी ले रहे हैं। तो बच्चों, बेसिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आज का जो टॉपिक है आपका, तो हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे फटाफट से, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा क्या मोटो है। तो इस कोर्स में ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ जैसा कि वहां था। ठीक है, अच्छा डबल वॉइस आ रही है क्या? एक मिनट, अब कैसी आ रही है? अभी आवाज आ रही है इको के साथ, सिंगल वॉइस? हाँ सोनिया, पहले बताओ, सिंगल वॉइस ही है ना अब तो? अब सही है, ठीक है। सोनिया हाँ बिल्कुल, हम शुरू से शुरू करेंगे, बहुत एकदम से, क्योंकि नए नए बच्चे भी हैं तो उनको भी हम लोग को देखना है। तो पर हाँ ऐसा है कि अब कोई जो है, ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ में सिंगल या डबल का कंसेप्ट रहेगा। उसका कारण क्या है कि कोर्स हमारा है, हम एक ही बार में इसको फिनिश करके रहेंगे। ठीक है, कोर्स हमारा है तो हम लोग इसको एक ही बार में फिनिश करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 वाला कोई कंसेप्ट अब यहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है ना? तो बच्चों शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, और क्या, इस कोर्स का और इस एप्लीकेशन का। सो शुरू करने के लिए बहुत बेसिक सी बात है कि हमको बेसिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आज का टॉपिक है। ठीक है, 9 बजे तक का हमारे पास वक्त है, 1.5 घंटे की क्लास आपकी होनी है डेली। ठीक है, और इसी 1.5 घंटे में हमको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखो, शुरुआत करें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1, सॉलिड स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो आपका आज का टॉपिक है। जैसा कि पुराने स्टाइल हम लोग लेके चलते हैं, हमारा हाथ बड़ा टॉपिक, ठीक है, छोटा टॉपिक मतलब स्टार। ठीक है, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे आज, है ना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, है ना? और मुझे एक बार आप लोग बताना कि उस पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर पा रहे हो या फिर केवल एप्लीकेशन पे देख पाओ, मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि केवल आप लोग अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, जैसा कि मेरा कंसेप्ट है। मैं आपको पीडीएफ से पढ़ने देना नहीं चाहता, दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड ना करें, मोबाइल एप्लीकेशन में ये आपको दिखे, और आप लोग क्लास के बाद उस पीडीएफ से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाओ। तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है? देखो, दो चीजें हैं, क्रिस्टल और सॉलिड। ठीक है, सॉलिड और क्रिस्टल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। क्रिस्टल मतलब कि वही सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है ना,
उसी को क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सॉलिड या क्रिस्टल होता क्या है, तो अगर मैं इसको बहुत शॉर्टली लिखाना चाहूँ, वैसे मैं डिटेल में भी लिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, तो शॉर्टली ये होता है कि क्योंकि हम लोग बचपन से तीन तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। लिक्विड वाला काम हम लोग अभी फिलहाल नहीं कर रहे, बिकॉज फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह आप लोग लिक्विड का 11th स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। गैसियस स्ट्रक्चर जो है आप लोग थर्मो के अंदर बहुत चीजें देखते हो, बट हम उस तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सॉलिड स्ट्रक्चर। अब गैस में क्या होता है कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो बहुत लूज होता है और बहुत एटम्स फ्रीली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो आपके गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होता, आइडियल की बात करें तो, वैसे तो होता है नॉर्मली। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है बहुत वीक होते हैं। ठीक है, इनका शेप कुछ भी नहीं होता, मतलब चाहे आप गैस मान लो चाहे आप लिक्विड मान लो, शेप ऐसा कुछ होता नहीं है। लिक्विड को तो आप देखो, आप जिस जिस बर्तन में डालोगे ना वो वैसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल है। और बाकी सॉलिड में ऐसा नहीं है, इनका एक डिफाइंड शेप होता है और उसी शेप को हम लोग अब धीरे 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 पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ, थोड़ा सा वो लिखवाता हूँ आपको, वैसे तो बहुत से बच्चों के पास होगी बट फिर भी। मटेरियल इन विच atoms or molecules occupy regular और periodic sites। मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखो नॉर्मली हम लोग ये बात समझते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो एक पीरियोडिक स्ट्रक्चर में जमे होते हैं। जैसे मान लो ये है आपके पास में, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये एटम्स होते हैं, ये एटम्स जो है ना बहुत परफेक्टली यहाँ पर जमे हुए रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है आपका वो पीरियोडिक अरेंजमेंट कहलाता है। एक के बाद एक जो है एटम्स जो है वो हमको मिलते जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल नहीं बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस। ठीक है, जब स्ट्रक्चर या ढांचा पूरा तैयार कर लेते हैं हम लोग, तो इस ढांचे में जब हम एटम्स भर देंगे, ठीक है, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, तो वो एटम्स कहलाते हैं, वो बेसिस होता है, उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में बेसिस कहते हैं। तो जब इस लैटिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिस को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो एक पूरा परफेक्ट स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल्स भी आते हैं, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स भी आते हैं और बहुत सारे सेमी कंडक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि हम लोग आगे भी सेमी कंडक्टर्स की जिक्र करने वाले हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी। तो फटाफट से एक लाइन में तुम लोग सब लिख लो कि आखिर ये होता क्या है। मैं फटाफट लिखा दे रहा क्योंकि लिखाने में ज्यादा टाइम हम लोग लेंगे नहीं। सो मटेरियल्स, अब चूंकि इसकी पीडीएफ आपको देनी है मुझे, इसलिए मुझे इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा ना। मटेरियल्स इन विच materials in which the atoms or molecules, सब जानते हैं एटम क्या होता है। एटम होता है सिंपल सा सबसे छोटा स्ट्रक्चर, है ना। और एटम्स जो अगर मिल जाएंगे एक दूसरे से तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई रेगुलर और रेगुलर और पीरियोडिक, रेगुलर और पीरियोडिक साइट्स। This structure, this structure is called a lattice. Is called
लैटिस, सिंपल सी बात है। जो स्ट्रक्चर आपने बनाया ना बेटा, वो लैटिस है। उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर बेसिस रख देंगे या एटम्स रख देंगे तो वो बनेगा क्रिस्टल। इसलिए मैंने क्या लिखा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैटिस। एंड मटेरियल विद दिस स्ट्रक्चर, देख लो, वो मटेरियल जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या इस स्ट्रक्चर के साथ में है, विद दिस स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल विद दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, या मटेरियल्स बोल सकते हो आप, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि एक ही मटेरियल। द मटेरियल्स विद दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टल्स, आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। इट्स वेरी सिंपल, ओके, बहुत इजी। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं शॉर्टली देखना चाहूँ तो बहुत बहुत अच्छे से हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सो मैं आपको पॉइंट वाइज इसकी प्रॉपर्टीज लिखा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप लोग को एक बार ध्यान रह जाएगा कि हाँ यार क्रिस्टल्स कैसे, क्योंकि थियोरेटिकल, कल मुझे स्वर्ण ने बोला था कि सर आप थियोरेटिकल पार्ट स्किप मत कर देना, इसलिए मैं पूरा लिखा रहा हूँ, वरना मैं सोच रहा था कि थियोरेटिकल पार्ट आपको बोल बोल के लिखा दूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक कंप्लीट थियोरेटिकल पोर्शन देने वाला हूँ, ताकि क्या है कि किसी भी एग्जाम में अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाता है तो आप लोग से दिक्कत में नहीं आओ। ओके, तो नंबर वन प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो ये है कि इनके इंटर एटॉमिक जो फोर्स होते हैं ना, वो बहुत तगड़े होते हैं, तभी ये अपने सॉलिड जो सॉलिड किसे बोलते हैं, सॉलिड मतलब तुम समझते हो, जिसमें दम, ठीक है, जो अपना मेन थीम नहीं छोड़ता, तभी तो बोलता है सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो atomic interatomic forces are stronger। stronger मतलब कि किससे स्ट्रॉन्गर होंगे? लिक्विड से और गैस से, है ना। लिक्विड और गैस स्ट्रक्चर से ज्यादा सॉलिड क्या होता है? इनके फोर्स होते हैं। नंबर टू अगर बात करें, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि इनमें जो शेप होती है ना, या जो साइज होती है, वो डिफाइंड होती है, मतलब डेफिनेट होती है एक तरह से, क्योंकि ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते आप, वो टूट ही जाएगा सॉलिड अगर चेंज किए तो। सो डेफिनेट शेप एंड साइज, इनकी जो साइज और शेप होगा ना बेटा, वो डेफिनेट ही होता है। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत शानदार तरीके से जमे होते हैं ये। नंबर थ्री, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड जो होते हैं ना बेटा, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनको आप ऐसे दबा नहीं सकते हो, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये। सो इनकम्प्रेसिबल इनकी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, दूसरा एक और होता है, कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिनको बाकी सभी मटेरियल से अलग बनाते हैं। जैसे लिक्विड हुआ या गैस हुआ, लिक्विड को ना आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये लिक्विड है, सपोज ये लिक्विड, अगर मैं इसको अज्यूम करूं, तो अगर मैं लिक्विड को तोड़ना चाहूं तो यहाँ से टूट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको। दो, अगर एक ग्लास में से 3 बूंद टपका दोगे आप, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको, तो टूट गया ना उसका स्ट्रक्चर, तो वो लॉन्ग रेंज में हो नहीं पाया लिक्विड। बट एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि ये लॉन्ग रेंज होते हैं, मतलब कि अगर ये सॉलिड है ना, तो इसके एटम्स बहुत दूर तक जा रहे हैं, है ना, ये लंबा स्ट्रक्चर है, तो ये लॉन्ग रेंज प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक है ना। तो नंबर चौथी प्रॉपर्टी जो होती है ना इसकी, वो होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है,
जो बाकी सब क्रिस्टल से इसको अलग बनाती है, दैट्स कॉल्ड द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक के बाद एक जो एटम होते हैं ना इसमें जमते जाते हैं, मतलब शानदार लाइन से एटम्स जमे हुए रहते हैं। ठीक है। एंड नंबर 5 की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सॉलिड जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह के मटेरियल्स में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, दो तरह से होते हैं सॉलिड। एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे अमोर्फस भी बोलते हो आप। ठीक है, क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हो और अमोर्फस भी बोलते हो, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट अगर उनके पास में है, स्ट्रक्चर्ड शानदार है, जमे हुए हैं, तो वो क्रिस्टलाइन है। अगर वो बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर है तो वो अमोर्फस कहलाता है या नॉन क्रिस्टलाइन कहलाता है। वो भी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में ना। नंबर 5वीं प्रॉपर्टी अगर देखा जाए इसमें, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि once we began constructing once अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है निकेत बेटा, कि जैसे मान लो ये सॉलिड है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सॉलिड है। ठीक है, इसमें होते हैं बहुत सारे एटम्स। तो ये एटम हो गया, वैसे मैं दिखा नहीं पाऊंगा सही से एटम, बट फिर भी मैं अज्यूम करवा दे रहा कि यूनिट सेल की फॉर्म में ये होता है पूरा। तो ये एटम्स होते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक एटम इसमें बंधे हुए रहते हैं, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। मतलब जैसा नहीं है, जैसे ये लॉन्ग रेंज है, ये बहुत लंबी जा रही है एटम्स की चेन, तो इसको आप तोड़ के अलग नहीं कर सकते, वो क्रिस्टल ही चेंज जाएगा फिर, है ना। वो क्रिस्टल डिफाइन नहीं हो पाएगा जो कि है। जैसे मान लो पानी है, वाटर है, अब वाटर को तो आपने बूंद बूंद टपका दिया, तो उसको तो उसका जो ये जो स्ट्रक्चर था वाटर का, इसको आपने ब्रेक भी कर दिया, तब भी वो वाटर उसी शेप में रहेगा, या फिर वैसा का वैसा ही वाटर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है। आप इसकी लॉन्ग रेंज प्रॉपर्टी को, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, यूनिट सेल जरा सी इकाई होती है, और ऐसे इनफाइनाइट यूनिट सेल होते हैं, तब जाके क्या बनता है, आपका एक क्रिस्टल बनता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल से एक आपका क्रिस्टल जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल बार बार रिपीट हुए, बहुत दूर तक रिपीट हुए, तो लॉन्ग रेंज इसी को बोलते हैं। ठीक है, बहुत दूर तक वो अगर जाते हैं तभी जाके एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, एक दो से काम नहीं चलेगा उसका, क्रिस्टल का। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है। नाउ वंस वी, एक लास्ट प्रॉपर्टी लो, फिर मैं आपको क्रिस्टलाइन और उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। वंस so once we began constructing once we began constructing once we began constructing the the lattice in one location, in one location in one location will determine the placement of atoms। ये तुम्हारे ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मैच करेगा अनिकेत, देखना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर को नीचे वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। Once we begin constructing the lattice in one location, will determine will determine will determine the placement of atoms, the placement of atoms, the placement of atoms that are quite far away। इसका मतलब समझे, फिफ्थ प्रॉपर्टी का, that are quite far away। क्यों?
इस फिफ्थ प्रॉपर्टी का मतलब समझे तुम लोग? बताओ, व्हाट डू मीन बाय फिफ्थ प्रॉपर्टी? वही बात है कि अगर आपने एक बार कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया लैटिस को, तो किसी पहली लोकेशन पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एटम्स का जो प्लेसमेंट है वो बहुत दूर तक भी मेजर कर सकते हो, बिकॉज वो लॉन्ग रेंज होता है। तो वो स्ट्रक्चर टूटेगा ही नहीं ना, वो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ठीक है। और आप लोगों ने जब उसको अरेंज करना शुरू किया या फिर देखना शुरू किया, तो एक लोकेशन से आपने उसको अरेंज करना शुरू किया और बहुत दूर तक जो एटम रखे हुए हैं, बहुत दूर तक, वहां तक आप उसको मेजर कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है कि वो बहुत दूर तक जाता है। सॉलिड अगर एक बार बन गया ना, तो बहुत दूर तक आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ crystalline materials include many metals. Crystalline materials include प्रॉपर्टी खैर इतनी है, बाकी मैं लैंग्वेज में लिखा दूंगा सारी बातें। क्रिस्टलाइन मटेरियल इंक्लूड, देखो आज तो क्या पहली क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होगा बेसिक के हिसाब से, बाकी हम लोग धीरे धीरे फॉर्म में आ जाएंगे। इंक्लूड मैनी मेटल्स, क्रिस्टलाइन मैनी मेटल्स, केमिकल सॉल्ट्स, केमिकल सॉल्ट्स, chemical salts and सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत सारे तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन के, तो कोई बड़ी बात नहीं है खैर, ठीक है। और हाँ, ये थ्योरी मैं इसलिए भी लिखा रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि तुम लोग इंटरव्यूज देने वाले हो ना अभी कुछ समय बाद पीएचडी के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सी बार कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बहुत सारे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में कंडेंस चलता है, मतलब मेजर पोर्शन रिसर्च के लिए। तो जहां भी आप इंटरव्यू दोगे ना, तो सॉलिड या कंडेंस का बेसिक तो आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए उन सवालों को फेस करने के लिए आपको कंडेंस की या सॉलिड स्ट्रक्चर की सारी जानकारी होनी चाहिए, वो भी बहुत डिटेल में, तब जाके आप इंटरव्यूज क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, आप भले ही कुछ भी टॉपिक बोलो कि सर क्वांटम आती है, क्लासिकल आती है या मैथमेटिकल आती है, वो तो आपसे पूछेंगे सही, बट घूम फिर के आपको ये भी फेस करना पड़ेगा अच्छे से। इसीलिए सॉलिड वाला स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड कराना पड़ेगा आपका, ठीक है। ओके, आगे लिखो। इन दिस रेस्पेक्ट, इन दिस रेस्पेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट द क्रिस्टल इज लाइक अ ब्रिक वॉल। देखिए तुम लोगों ब्रिक वॉल कभी? द क्रिस्टल, तुम्हारे सबके घर में है ना ब्रिक वॉल, की नहीं है? द क्रिस्टल इज लाइक अ ब्रिक वॉल। कौन सी, अंबुजा सीमेंट के साथ चुनी हुई है क्या? या अल्ट्राटेक लगाया हुआ था उसमें? इन विच द ब्रिक्स आर स्टैक्ड। यहाँ पे ब्रिक का मतलब जानते हो क्या है? द ब्रिक्स आर स्टैक्ड इन अ पीरियोडिक एरे। अरे एटम्स ही तो हैं। मेरे बोलने के कितने समय पश्चात तुमको आवाज आती होगी? हाँ, यूनिट सेल वही एटम्स। यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही एटम होता है ना, स्टैक्ड इन अ पीरियोडिक एरे। सेम टाइम, स्टैक्ड इन अ पीरियोडिक एरे। क्योंकि जैसे मैंने पीरियोडिक बोला वैसे मैंने पीरियोडिक लिख दिया,
अब जब मैंने पीरियडिक लिखा तो तुमको पीरियडिक दिख भी रहा होगा खैर। तो इसीलिए जरूरी है कि आवाज में लैग ना हो। वैसे पता है यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि हम लोग का अपना पर्सनल है ना ये, तो इसलिए ज्यादा लैगिंग वैगिंग की दिक्कत कम ही आएगी आपको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पीरियडिक एरे एंड द प्लेसमेंट ऑफ द ब्रिक। देखो, तुमको अगर बुक से पढ़ना है ना हीरोक, तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल सी के साथ नेट क्वालिफाई करने के लिए आप बुक ना ही पढ़ो तो अच्छा। इंटरव्यू के लिए आप पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास, मैं जो बुक्स प्रीफर करता हूँ, इस बार तो मैंने 2-3 बुक्स और बढ़ा दी पहले के कंपेयर में, क्योंकि इस बार मैं खुद के ही कोर्स में अच्छे से करना चाह रहा हूँ ना। तो मैं आपको बता दूं, बुक्स की अगर बात करें तो हीरोक ने एक अच्छा सा सवाल पूछ लिया। आज पहली क्लास है तो आपको बुक्स का नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग किन बुक्स से पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, मैं आपको बुक्स पहले लिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है कभी इन फ्यूचर इंटरव्यू के लिए बुक पढ़ना चाहो तो आप क्वेश्चंस वाइज और प्रैक्टिस के लिए भी वो बुक्स ले सकते हो। जब तक कोर्स ले रहे हो आपको बुक की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं इन्हीं बुक्स में से नोट्स प्रिपेयर करता हूँ काट छाट के। ठीक है, बट अगर आप लोग को कभी फ्री टाइम में, जब नेट वेट क्वालिफाई हो जाए, जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो बुक्स पढ़नी हो, तो फिर आप ये प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैं इन्हीं बुक्स में से, क्योंकि सी एस आर नेट खुद जो है ना इन बुक्स को प्रेफर करता है। अगर सवाल देना हो ना उसको कभी सॉलिड का, तो वो इन्हीं बुक्स में सवाल उठा के देगा आपको। तो सबसे पहली बुक, जो सबसे बढ़िया बुक होगी आपके पास, वो होगी किटेल। ठीक है, सी किटेल। अब देखो किटेल का पूरा नाम क्या है, सी का मतलब जानते हो क्या होता है, चार्ल्स। सो इस बुक का नाम है चार्ल्स किटेल, सो फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है ना। उसके बाद जो मेरी सबसे, मुझे सबसे बढ़िया लगती है पढ़ने में, कारण क्या है बढ़िया का, बिकॉज वो उसकी लैंग्वेज ठीक है। किटेल की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है ना, तो वो मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ने में आती है। हालांकि अब तो मुझे हैबिट हो गई, बहुत बार पढ़ ली मैंने, बट फिर भी किटेल की लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी आपको ऊंची मिलेगी। ठीक है। एसओ पिल्लई मैं बहुत सी बार पढ़ता हूँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी सी लगती है, मतलब कि बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी। सो एसओ पिल्लई मैं प्रेफर करता हूँ। नंबर तीसरी, और भी अच्छी अगर आपको बुक चाहिए, मतलब सबसे बढ़िया लैंग्वेज, जो सबसे अच्छा समझ में आता है लैंग्वेज वाइज, वो है पुरी एंड बब्बर। ठीक है, पुरी एंड बब्बर, इसकी लैंग्वेज तो और भी इजी है। ठीक है, ये बहुत लाइट बुक है ये ना। सो पूरी एंड बब्बर भी आप लोग प्रेफर कर सकते हो फॉर द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है। नाउ इसके बाद, अब जो मैंने दो बुक्स अलग से जो है प्रिफेयर करी, बिकॉज आजकल उस बुक से बड़े सवाल आ रहे हैं, मतलब मैंने देखे आजकल के सी एस आर नेट के सवाल उस वाली बुक में से पूछ रहा है वो, इसलिए मैंने उस बुक को प्रेफर किया है नए रूप में। ठीक है ना, वॉल्स की एक बुक है, वो एक आप लोग ले सकते हो। उसमें से सवाल जो है ना सी एस आर नेट में बड़े आते हैं। सो एम ए वॉल्स जो है, ये भी एक नई बुक है। गुड मॉर्निंग निशा। निशा तुम लेट हो गई बेटा उठने में। ठीक है, नंबर 5 और लास्ट बुक जो मैं इस बार ले रहा हूँ, यही मैंने इस बार नहीं ली, बट इस बार ये बुक लेने का रीजन ये है कि ये बहुत हैवी बुक है। मतलब मुझे एक कोई नई बुक ऐसी पढ़नी थी जो बहुत शानदार सी हो। तो मैंने ये सब बुक्स पढ़ रखी थी, तीनों बुक्स तो खैर मैं बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, ये बुक मैंने नहीं ली है इस बार, और ये बुक मैंने नहीं ली इस बार। ये थ्योरी वाइज बहुत अच्छी बुक है, बट इसकी लैंग्वेज सबसे ज्यादा भारी है, बहुत हैवी बुक है ये ना। ठीक है। और निशा, आई थिंक शायद निशा के साथ हीरोक ने भी नया ही ज्वाइन किया, बिकॉज पहले 8 बच्चे थे, अब 10 बच्चे हो गए। ठीक है। ठीक है, बट हाँ बच्चों को, जो नए बच्चे भी अवेयर नहीं है ना, उनको थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा, बिकॉज उनको सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी नहीं। अनिकेत, हाँ ऐसे तो मानो तो हैवी है, बट बाकी बुक से कंपेयर में नहीं है हैवी। सबसे लाइटेस्ट बुक ये वाली लगती है मुझे तो, ये सबसे लाइट बुक है। और इन सब बुक में सबसे हैवी बुक अगर तुमको देखनी है ना, तो ये सबसे हैवीएस्ट बुक है। क्वेश्चन वाइज अगर देखा जाए ना, तो हाँ शिव, गुड मॉर्निंग शिव। तो क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो ये वाली बुक शानदार है। क्वेश्चन वाइज ये बुक अच्छी है, इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं एसओ पिल्लई में।
तो अगर देखा जाए ना तो इन दोनों बुक से मतलब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में नॉर्मली। सो एम ए सॉरी, नेब्रेविन की बुक जो है ना, नेब्रेविन की बुक भी अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट अभी मत लेना क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में। बस ये 5 बुक्स हैं जो हम प्रेफर करेंगे और इन्हीं बुक्स को हम लोग लेके चलेंगे हमारे नोट्स बनाने में, ठीक है ना। अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है निकेत। तो एस्क्रॉफ्ट की जो बुक होती है ना, ये होती है मतलब दमदारी बुक होती है ये, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस बुक को थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के प्रेफर करना, ठीक है ना, सोच समझ के प्रेफर करना। अरे लेनी भी नहीं है तुमको विष्णु, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ सब लोगों को, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो फिर हम लोग वापस कंटेंट पे आते हैं बिना बात को बढ़ाए। बुक्स तभी प्रेफर करनी है जब इंटरव्यू का आपके पास में कॉल आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इनमें जो बेसिक होता है ना, वही आपको वहां बोलना होता है। आप अपने मन से कुछ भी बना के बोलोगे ना, तो वो लोग मानेंगे नहीं। बाकी मेरे नोट्स बहुत सफिशिएंट हैं किसी भी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस बार पढ़ाने वाला हूँ। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है पार्ट वन पार्ट टू वाला कोई सिस्टम नहीं है। दैट्स वाई थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा। बुक्स पढ़ने बैठोगे तो कंटेंट रह जाएगा, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, तो क्वेश्चंस और थ्योरी में आपका बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। बट फिर भी बुक्स बहुत जरूरी थी, तुमको पता होना चाहिए एक्चुअली कि तुम लोग आखिर कौन सी गंगोत्री तुम्हारी गंगा निकल रही है, तो गंगोत्री का जानना बड़ा जरूरी था तुम्हें। सो पीरियोडिक एरे, यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं कंटेंट में। सो ब्रिक्स आर स्टैक्ड इन अ पीरियोडिक एरे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं मन से बना बना के लिखता हूँ, बुक में से पढ़ के जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आता है बुक्स का, उस तरह से कंटेंट को खुद डेवलप भी करना पड़ता है बहुत सारी चीजें, ठीक है। इन अ पीरियोडिक एरे एंड द प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक्स, और इस बार तो मैंने क्या नई बुक्स प्रिफेयर करी है ना, तो थोड़ा मुझे नया कंटेंट मिला है, इसलिए मैंने उसको लिखा भी है अपनी लैंग्वेज में। तो मैं लिखता भी हूँ नॉर्मली, जब कंटेंट बिल्ड करता हूँ ना मैं, तो लगभग लगभग मुझे एक 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 तरह से मान लीजिए आप, एक चैप्टर चैप्टर का मतलब ये मान लें 5 से 6 पेज, 5 से 6 पेज का कंटेंट लिखने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं आराम से। नई अगर चीज पढ़ते हैं, पुरानी अगर पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पुरानी में तो खैर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत सी बार, बट नई चीज को पढ़ के समझ के लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इन अ periodic array and the placement of a brick and the placement, और बताओ तुम्हारे 5 से 6 घंटे की मेहनत 500 रुपये मिल रही है तुम लोग कितने लकी है ना। एंड द प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक, हमको कभी ऐसे 500 वाले कोर्स क्यों नहीं मिले, मैं तो ये सोचता हूँ, हम लोगों ने तो हजारों रुपए दिए थे। एंड द प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक इज प्री डिटरमाइंड, इज प्री डिटरमाइंड, इज प्री डिटरमाइंड। खैर तुम लोग तो 500, तुम्हारा तो जो है बहुत पैसे लग गए, क्यों जयश्री अनिकेत स्वर्ण, तो लोगों ने तो कितनी बार सब्सक्रिप्शन लिया होगा। तो तुमको मैं नहीं बोल रहा तुमको 500 मिल गए, जो नए बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, तो 500 मिल गए। और उसके बावजूद भी अभी खैर इतना बंच आया नहीं है जितना आना चाहिए था, क्योंकि अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी बच्चों में, ओरिजिनल अरेंजमेंट्स बाय द ओरिजिनल बाय द ओरिजिनल अरेंजमेंट्स बाय द ओरिजिनल अरेंजमेंट्स। मैं चाहता हूँ ज्यादातर बच्चे लाइव ही आए तो सही रहे, रिकॉर्डेड में थोड़ा सा मजा कम आता है। हाँ निखिल, तुमसे टिप्स लूंगा मैं, थोड़ा सा कैसे प्रमोशंस करने चाहिए। अभी तो खैर सोनी सर टिप्स दे रहे हैं मुझे मुझे तो खैर प्रमोशंस का कोई आइडिया है नहीं, वो जैसा बोलते हैं वैसा वैसा मैं प्रमोशन कर देता हूँ। क्योंकि मेरी पीएचडी चल रही है तो थोड़ा टाइम कम मिलता है मुझे प्रमोशंस वगैरह में लगने का, ठीक है।
थोड़े टिप्स और तुमसे लेने पड़ेंगे प्रमोशंस के बारे में। अरे वो तो केयर करेंगे से, वो दिक्कत नहीं है। बट उसके बावजूद भी बेटा सॉलिड जो है ना, मेरा मेन पर्पज पता है क्या सॉलिड स्टार्ट करने का भी? इंटरव्यू। मेरे को तुमको इंटरव्यू क्रैक करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आर फार अवे कंपेयर्ड with the size of a brick, compared with the size of a brick। खैर छोड़ो, ये तो थियोरेटिकल पार्ट एक हुआ हमारे पास अलग। साइज ऑफ अ ब्रिक। अब थोड़ा सा हम लोग इसके उस पे आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ये बेसिक जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें नेक्स्ट है इसका टाइप, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ये सॉलिड या क्रिस्टल जो होते हैं, वो दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। दो तरह कौन कौन से? नंबर वन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर वन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड नंबर टू नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या जिसको अमॉर्फस भी आप बोलते हो। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यू कैन से अमॉर्फस। ठीक है, सो इसको आप अमॉर्फस भी बोल सकते हो। स्पेलिंग सही है ना अमॉर्फस की? चेक कर लेना। AMORPHOUS आता है कि यूएस आता है? ओके। अब देखो, क्रिस्टलाइन जो होते हैं ना, खैर आपको पता ही है क्रिस्टलाइन बहुत बेसिक से होते हैं, जिसमें एक शार्प पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, उसे क्रिस्टलाइन आप लोग बोल सकते हो। OUS आता है, ठीक है, तो इसको OUS कर लो। नोट्स में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अमोर्फस। यस, तो मैं पूरी पूरी दुनिया घूम के आ गया और इतनी इंग्लिश झाड़ के आ गया, बट स्पेलिंग में आज तक मिस्टेक होती है, बताओ। हाँ ठीक है। तो नंबर वन फटाफट शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो, बिकॉज ये केवल इनकी डेफिनेशन ही आपसे पूछी जाती है, ऐसा कुछ खास वो पूछता नहीं। क्रिस्टलाइन की अगर बात करें, मान लो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक शार्प पीरियोडिक अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मैं स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा ताकि थोड़ा सही आपको दी जाए। द सॉलिड्स इन विच द सॉलिड्स in which atoms, कोमल शर्मा has went, oh कोमल शर्मा, क्या बात है। The solid in which ions ions and and molecules atoms, ions and molecules have रेगुलर। आई थिंक शायद तुम सबको ये डेफिनेशन पता होगी कि क्रिस्टलाइन क्या होता है। जैसे बहुत परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है ना, हम लोग नॉर्मली क्रिस्टलाइन की बातें करने वाले हैं। हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा, उन सब में, हाँ हैंड रेस का ऑप्शन है ना इसमें। कोमल ने तुम सबको एकदम जगा दिया हैंड रेस करके। पीरियोडिक अरेंजमेंट, तुमको पता ही था ये बात है ना। मैंने बोला उनको, मैंने कहा यार हैंड रेस का ऑप्शन दो तुम, हमारे बच्चे परेशान होते हैं। पीरियोडिक अरेंजमेंट are called as crystalline solid, are called as, हमें तो हुआ शो, are called as crystalline solid।
चलो देखो बच्चों, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत मन में इमेज क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, खैर आपको पता भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल है, इसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होता है, एकदम परफेक्ट। देखो एकदम जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन बनाता है ना, एकदम शानदार वाली परफेक्ट डिजाइन। आजकल तो खैर घरों की डिजाइन पता नहीं क्रिस्टलाइन, सॉरी नॉन क्रिस्टलाइन जैसी बनने लग गई, आड़ी टेढ़ी। वरना पहले के जमाने में जो घर बनते थे ना, एकदम क्रिस्टलाइन बनते थे, शानदार शेप में बनते थे, शेप डिजाइन वगैरह। और आजकल के तो पूरे चढ़, मैं यहाँ कल देख रहा था जयपुर में एक घर, मतलब ऐसा गिरा हुआ घर था, वैसे यूं छत गिरी हुई थी, बालकनी पूरी झुकी हुई थी। मैंने कहा ये घर गिरने वाला है क्या। फिर बाद में समझ आया कि आर्किटेक्चर ने बनाया है इसको शानदार तरीके से कि वो टूटा फूटा लगे घर। तो खैर क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होते हैं। ये मान लो एक वाई आपका एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस में 2D बनाया स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है, जिसमें शानदार तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक्स और वाई डायमेंशन में अगर हम लोग देखें 2D के स्ट्रक्चर के अंदर, तो बच्चों यहाँ पर जब एटम्स के कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं ना बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स में ना एक्स डायरेक्शन कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट कहलाता है, और वाई डायरेक्शन कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर बाद में हम लोग क्यूबिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है। बट ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसे इसे लैटिस कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि लैटिस के एटम्स के कोऑर्डिनेट्स है ये, एक्स में ए वाई में बी, जस्ट लाइक दिस। फिर भी मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि क्रिस्टलाइन जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, डायमंड जो होता है बहुत शानदार होता है। ठीक है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम वेल अरेंज्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अरे इंजीनियर तो होता है, पर उसने डिजाइन तो ऐसा बनाया ना, तभी तो इंजीनियर ने ऐसी बिल्डिंग जनरेट की थी। आजकल तो बहुत बहुत मतलब अट्रैक्टिव और बहुत इफेक्टिव बिल्डिंग्स बनने लग गई। लोग यूनिक चीज करने के लिए पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं अपने घरों के साथ छेड़छाड़। ठीक है। हाँ देखो, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखोगे, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, एनोड्स, आयरन रॉड्स, ठीक है, क्वार्ट्स, ये सब एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइन के। ठीक है। क्वार्ट्स, शुगर, तुम लोगों ने शुगर तो देखी होगी यार, शुगर क्यूब देखे तुम लोगों ने, क्या शानदार होता है। रॉक सॉल्ट, ये सब जो है। हिमांशु बस 9 बजे तक होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी ना। रॉक सॉल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत सारे एग्जांपल है दुनिया में क्रिस्टलाइन के। दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर इसको आप अमोर्फस भी बोल सकते हो। ठीक है। सो नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस, अमोर्फस मटेरियल्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ना वेल अरेंज नहीं होता, नो लॉन्गर पीरियोडिक होता है, मतलब कि आप ज्यादा उसको लंबा नहीं खींच सकते। ठीक है ना। द सॉलिड्स, द सॉलिड्स in which atoms, in which atoms आयंस, वही वही सेम चीजें, आप एटम जमा दो, आयन जमा दो, या मॉलिक्यूल जमा दो, और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स आर arranged in irregular, are arranged in irregular and random manner, and
रैंडम मैनर, बहुत तितर बितर होते हैं इसमें सारे के सारे आइटम्स, ठीक है ना। आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत इजीली आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखा जाए, सो such as you can also such as glass or paper have no longer आप इसको मतलब शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं मतलब डिटेल में नहीं लिखाऊंगा इसको, मतलब पॉइंट वाइज लिखोगे तो जल्दी याद होगा। नो लॉन्गर ब्रांच ऑर्डर, जैसा ऊपर कहा था ना बनना है कि बहुत लंबा जाएगा दूर तक, यहाँ पर नहीं, ये टूट जाएगा बीच में ना, नो लॉन्गर ब्रांच ऑर्डर एंड दे have structure is more similar to, and they have structure is more similar to, is more similar to similar to the piles of, द हटा दो, द जमेगा नहीं यहाँ पे, ये सही लग रहा है, to a pile of bricks, then to a brick wall। वो जो ऊपर ब्रिक वॉल की बात की थी ना मैंने, वो इसके लिए मतलब सही बैठेगा एमॉर्फस के लिए। इसके एग्जांपल से आप लोग समझ जाओ कि एमॉर्फस आगे होता क्या है। पहले देखो इसका, पहले आप स्ट्रक्चर देखो, जैसे ऊपर आपने बनाया ना स्ट्रक्चर, वैसे स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिजाइन करने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि ये टूटे फूटे तरीके से एटम जमे होते हैं, कोई इनका अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी जमा दो आप इनको, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाई डायरेक्शन है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये अमोर्फस क्रिस्टल कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास को आप तोड़ो देखो, बिखर जाएंगे नहीं बिखरेंगे। तो ग्लास के अंदर एटम्स ऐसे होते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी ऐसे एटम्स होते हैं अमोर्फस टाइप के, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ते नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसमें ये सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइन पढ़ते हैं, वुडन, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ ना मैं, ये सब अमोर्फस है, नॉर्मल जनरल लाइफ में आप लोगों को ये यूज भी आते हैं, तो ये सब अमोर्फस तितर बितर रहते हैं इनमें एटम्स, ठीक है। जेल हुआ, रबर्स हुए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। अब देखो बच्चों, मैं तुमको ये चाहता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम क्वालिफाई हो, तो तुमको भी एक चीज करनी पड़ेगी, ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। जितना तुम लोग इसमें डिले करोगे, चीजें उतनी ही डिफिकल्ट हो जाएगी। हालांकि आज वाली क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंपॉर्टेंट खासी है, बट फिर भी जैसा कि मुझे लग रहा है कि थ्योरेटिकल पार्ट से भी बहुत सारे सवाल आजकल बन रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? देखो मरकरी जो होता है ना, मरकरी जानते हो क्या होता है? खैर जानते होंगे मरकरी, अरे पारा जो चढ़ता है आजकल गरीबों में खूब ज्यादा। मरकरी, मरकरी
at low temperature, हाँ Hg, at low temperature can be treated as किसने हैंड रेज कर दिया अब, treated as solid, treated as solid, ठीक है। मरकरी जो है ना, एक तरह से लो टेम्परेचर पे आप जब डिफाइन करेंगे ना तो वो सॉलिड की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल तो खैर मरकरी है, पारा है, वो तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, तो उसमें हम लोग को ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं देखने को कि वो होगा। हम्म, सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले इसी में रही गई थी, ये बात तो है। 4.2 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर था, है ना। अब हेडिंग दो, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। मैं इस टेबल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक टेबल बनाऊंगा, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिफरेंस बिटवीन, माइक पर क्लिक करिए, तुमको बोलना की क्या, मुझे लगता नहीं कि इसमें बोलने का फीचर होगा। वो इतना कह रहा हूँ, नॉर्मली तो लिक्विड होता है जयश्री, बट लो टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएगा वो, तभी तो मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखवाई तुमको। अमॉर्फस सॉलिड, तो इस टेबल के माध्यम से तुम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस टेबल से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, नॉलेज। ठीक है, नंबर वन, अब तुम फटाफट से एक टेबल क्रिएट करो यहाँ पे, ठीक है। इसको टेबल को क्रिएट करो और यहाँ पे लिखो नंबर वन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और यहाँ पे लिखो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमोर्फस सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स, ठीक है। देखो, बेसिक चीज तो तुमको खैर पता ही है इनकी, इनके बारे में तुमको बहुत बेसिक से स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आज। नंबर वन, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट्स, मतलब वही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंस्टिट्यूट्स बोलते हैं बेटा, और उनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। सो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट्स, इसमें अगर देखा जाए नंबर वन पॉइंट, तो इसमें ऑर्डर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसमें शॉर्ट रेंज में खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि वो ऑर्डर टूट जाता है ना अमोर्फस के अंदर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड और शॉर्ट रेंज ऑर्डर को आप डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। नंबर टू, शेप और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी शेप, शार्प, शार्प, शार्प का मतलब होता है उनका फिक्स, मतलब एक पॉइंट, एक टेम्परेचर ऐसा आता है बेटा जहां पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब मेल्ट हो जाता है वो पूरा, बाकी इनका नहीं होता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट।
फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ठीक है, अमोर्फस में ऐसा नहीं है। अमोर्फस में क्या होता है बेटा कि एक रेंज मिलता है कि भैया 5 डिग्री पे, 55 डिग्री पे, या फिर 56 पे या 57 पे, एक रेंज होती है, कोई फिक्स नहीं होता। क्रिस्टलाइन में तो क्या है कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और वो पिघल गया। अमोर्फस, उनका ऑर्डर जो होता है ना वो लॉन्ग रेंज होता नहीं है, डिसऑर्डर होते हैं वो, तो उनमें कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं है। सो मेल्टिंग पॉइंट lies in a range। मेल्टिंग पॉइंट lies in a range, तो एक रेंज में ये मिलता है, एक रेंज में ये मिलता है। ठीक है, ठीक है। नंबर 3, केमिकल composition of crystalline solid। केमिकल composition, chemical composition of crystalline solid, of crystalline solid is uniform throughout। ये वही सेम बात है ना, हर चीज क्रिस्टलाइन में मतलब थ्रू आउट ही यूनिफॉर्म होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, मान लीजिए अगर आपने कोई केमिकल मिलाया तो वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो दूध होता है, दूध में आप लोगों ने मान लो कोई कलर डाला या पानी में कोई, तो वो होता क्या है, वो हर जगह वो कलर फैल जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता है। और अगर नॉन क्रिस्टलाइन तो यूनिफॉर्म नहीं फैलेगा। आप जैसे मान लो आपने किसी जगह पे कोई कलर डालना सॉलिड में, तो केवल उतनी उतनी जगह ही जो है ना वो कलर कर पाएगा, है ना, जिसका आप डाल, तो यूनिफॉर्म तो हुआ नहीं ना वो कॉम्पोजिशन। ऐसे केमिकल वाली बात चलती है यहाँ पे। केमिकल कॉम्पोजिशन जो है ना, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। केमिकल कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। केमिकल कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। इसको शॉर्ट में सीसी बोलता हूँ मैं, केमिकल कॉम्पोजिशन को, थ्रू आउट। क्योंकि आप लोग अपने नोट्स में खुद कितने ही शॉर्ट में लिख सकते हो आप तो। मैं पहले जो है हमारे क्लास की लड़कियां हैं ना, उनसे सीखा था। वो लोग क्या करती थी, जो विद होता था ना, विद, उसको ऐसे लिखती थी, पता नहीं क्यों। और जो विच होता था ना, विच, उसको ऐसे लिखती थी। भगवान जाने कितने शॉर्ट संकेत थे उनके, तो मैंने कितने शॉर्ट भी नहीं चाहिए नोट्स में। ये विद का संकेत और एक विच का संकेत है। और एक बार तो एक नया ही याद किया था मैंने, बार बार आपने बोला ना वी नो दैट, वी नो दैट, तो मैंने कही वी नो दैट की स्पेलिंग लंबी पड़ती है, तो मैं वी नो दैट, वी नो। अब इसमें द और लगा दोगे तो विनोद बन जाएगा ये तो खैर, बात बात ये कि नोट्स अपने हैं, आप चाहे जितना शॉर्ट लिख लो। हाँ निकेत, मतलब मुझे भी लगा था कि ये कैसा कोड सिस्टम है, विद और विच का सिस्टम मैंने पहली बार इधर देखा था। आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या सोच के ये सिस्टम इजाद किया लड़कियों ने। मतलब मैंने देखा लिटरली, और एक दो नहीं, उस क्लास की 5-6 लड़कियां, मतलब हमारी एमएससी वाली क्लास की 5-6 लड़कियां इस सिस्टम को फॉलो करती थी। मुझे भी यही लग रहा था कि वो रो से या कहीं आईएसआई से नहीं आई हो। नंबर 4, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, तुम लोग, तुम्हारा भी तो कोई होगा कोई शॉर्ट सिस्टम, आर एन एनाइसोट्रोपिक।
तुम लोग भी तो नोट्स में कुछ शॉर्ट बातें लिखते होगे। नॉन क्रिस्टल सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। आइसोट्रोपिक का मतलब ये पता है, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। तुम लोग को शायद ये उल्टी लग रही होगी, क्यों? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, वरना तुम लोग क्या इसको उल्टा समझ लोगे कि सर क्या ही लिखा रहे। दैट इज, एनाइसोट्रोपिक का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, लिखा भी देता हूँ एक्चुअली। दैट इज, तो आप भूल जाओगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, the physical properties such as refractive index, such as refractive index, electric resistivity, electric resistivity, and thermal expansion, and thermal expansion, thermal expansions, etc. have different values, etc. have, क्योंकि एनाइसोट्रोपिक मतलब ये होता है अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह, आइसोट्रोपिक मतलब एक समान प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एक समान प्रॉपर्टी जो उसे होती है ना, उसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा हम लोग यहाँ लिखेंगे, एक्सपेक्शन etc have different values in different directions, in different directions। यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका। मैं सारी प्रॉपर्टी तो नहीं लिखाऊंगा खैर, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं, शॉर्ट में लिखाऊंगा। दैट इज नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर नॉन क्रिस्टलाइन के ऊपर लिखा हुआ है आपने शॉर्ट में, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जैक्टली अनिकेत, बिल्कुल होती है ना, तभी तो लिखा है मैंने, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो सारी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, लिखा है तो डिफरेंट वैल्यूज इज डिफरेंट डायरेक्शंस। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज have same value in different directions। Physical properties have same values in different directions। ये तुम उल्टी याद रखोगे मुझे पता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में इसलिए हाईलाइट भी लिखवाया, बिकॉज ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी उल्टी है। नॉर्मली बच्चे क्रिस्टलाइन के अंदर समझते हैं आइसोट्रोपिक, और नॉन क्रिस्टलाइन को समझते हैं एनाइसोट्रोपिक, बट यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो खैर तुम लोग को खैर ये बात तो पता होगी कि क्या बोलते हैं आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। बस आपको एक बार लिखाना था कि होता क्या है, बाकी तुम लोग को नॉर्मली याद रखना है। सेम वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके, इट्स वेरी इजी प्रॉपर्टी। ओके ना, अब बात करते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, मतलब कि
थोड़ा सा मैं आपको 1D 2D 3D के बारे में समझा दूं कि आखिर ये लैटिस जो है वो होता क्या है, क्योंकि लैटिस और बेसिस करके दो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लैटिस और बेसिस करके हम दो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप आपको बताने हैं, जो मैंने शायद आपको पहले कभी नहीं बताया। अरे वाह, जयोश्री ने बिल्कुल सही बात बोली। जयोश्री, तुमने प्रैक्टिकल किया तो तुमको बड़ा मजा आया क्या? ये बात तो खैर है, प्रैक्टिकल से बहुत चीजें क्लियर होती है। प्रैक्टिकल से बहुत चीजें क्लियर होती है। सो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये शायद तुमको मैं पहले नहीं पढ़ाया था, बट हाँ मैंने इस बार पढ़ा है, तो इसको पढ़ाऊंगा जरूर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस, जस्ट होल्ड 1 मिनट। ओके, सो चलो। तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में है ना, देखो, ये नई चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैसे एग्जाम में एक दो बार आई हुई है और मैंने पहले पढ़ाई नहीं थी, इसलिए इस बार मैं पढ़ाऊंगा जरूर आपको। दो तरह के टाइप बड़े फेमस है इसके। एक तो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर वन, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एंड नंबर टू पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले इसमें लिख लो थोड़ा बहुत जो कुछ तुम्हारा बेसिक है। द क्रिस्टल्स इन विच, the crystals in which same periodicity exists throughout। क्योंकि क्रिस्टलाइन है तो ये तो श्योर बात है कि आपके पास में जो अरेंजमेंट होगा वो पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा। बट मजे की बात ये है कि सिंगल क्रिस्टल उसमें होगा, इसमें कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे मान लो NaCl है, अब NaCl में थोड़ा सा गड़बड़ है, जबकि डायमंड में सेम क्रिस्टल होता है। डायमंड हो या माइका हुआ, वो सिंगल क्रिस्टल का ही बना होता है, और उसका पीरियोडिक अरेंजमेंट तो क्या होना है, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन है। तो the crystals in which same periodicity same periodicity exists same periodicity exists throughout। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, डायमंड एंड माइका,
इनमें ऐसा होता है। मैं आपको चाहूँ तो इसका एक छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, वरना जो है सिंगल क्रिस्टलाइन में आप उसे तो समझ गए होंगे कि कैसा होगा नॉर्मली। तो ये ऐसा होगा देखा जाए तो। इसमें क्या है कि बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों ने ऊपर बनाया था, एक सिंगल स्ट्रक्चर है। हर तरह के एटम्स से मतलब एक जैसे ये देखो, तो वो जो ऊपर बनाया था ना मैंने, वैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। तो फिर आप बोलोगे सर दूसरा टाइप क्या होगा जो अलग होगा इससे? दूसरा टाइप सिंगल क्रिस्टल का नहीं होगा, वो होगा पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन तो होता है, बट एक लिमिटेड टाइम तक होता है, लॉन्ग रेंज होता है, बट उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर वापस से रिपीट नहीं होता, अलग तरह से रिपीट होता है। उसे बोलते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड नंबर 2। पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, a polycrystalline have a large number of small single crystals, have a large number of a large number of small single small single crystals। छोटे छोटे से अरेंजमेंट होते हैं उसके, स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब देखो जयश्री, ऐसा होता है जैसे मान लो तुम लोग ग्रुप में बैठे हो, तो लड़कियां लड़कियां सब एक साथ एक जगह बैठी हुई है, फिर लड़के लड़के बैठे हुए हैं, फिर एक ग्रुप है जो लड़का लड़की दोनों का है, तो ऐसा हो रहा है। तो स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स के ग्रुप बने होते हैं। दीज स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स आर कॉल्ड ग्रैन्स। दीज स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स आर कॉल्ड ग्रैन्स। ठीक है, नाम तो खैर सुना ही होगा तुम लोगों ने इसका, कभी ना कभी। ठीक है, द इंटरफेस बिटवीन स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड, जैसे मैं आपको बता दूं, एक बार डायग्राम बनाता ना ताकि आपको थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये किस तरह के पैटर्न में होते हैं। ठीक है, देखो देखो जैसे ये मान लो डायग्राम, इसमें मैं छोटे 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 वो बनाता हूँ जोन्स, जस्ट लाइक दिस। कितने भी आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं जितने में कर रहा हूँ उतने करो। ये अलग 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 पैटर्न में होते हैं। ये है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्यों है? क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट आप देखोगे ना, वो अरेंजमेंट एकदम पीरियोडिक होगा, है ना। जिससे समझाता हूँ, जैसे मान लो ये एक एक आपके पास में स्मॉल सिंगल क्रिस्टल है, इसमें अरेंजमेंट देखो कितना शानदार पीरियोडिक है, कोई टुकड़े नहीं हो रहे। जो जम रहा है ना सिस्टर, वो एकदम लाइन टू लाइन जमा हुआ है। ठीक है, लाइन टू लाइन क्रिस्टल जमा हुआ है, एटम्स जमे हुए सारे सारे। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, जैसे मान लो इसकी बात करूं मैं, दूसरे वाले क्या बोलते हैं क्रिस्टल की, तो यहाँ पर भी देखो ये ऐसा जमा हुआ है, लाइन से जमे हुए सारे एटम्स, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक एकदम, है ना। कोई टुकड़ा टूटा हुआ नहीं है। दूसरे और की बात करते हैं, यहाँ की बात कर लो, तो ये देखो यहाँ पर भी जमे हुए हैं, एक के नीचे एक ही जमे हुए हैं ना ये। तो है तो सारा अरेंजमेंट परफेक्ट। ठीक है, बट ये टुकड़ों में है, तो ये सिंगल क्रिस्टल कहलाते हैं ये, स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स। ठीक है, जरा जरा से होते हैं ये, है बेटा। कितने आराम से जमे हुए हैं ये। ओके, यहाँ पर देखो,
क्या रंग रंग बिरंगे बताओ। अपने पास यहाँ पर ज्यादा कलर ऑप्शंस हैं ऐसा मुझे लगता है। कौन सा कलर है ये रहता है। सिमिलर कलर हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। समझाने की तो समझ गए ना तुम लोग, बाकी सब मोह माया है। ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स कहलाते हैं। कौन कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दीज। ये जो खाने बनाए ना मैंने अलग अलग, ये जो खाने हैं ये कहलाते हैं स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स। स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स यही होते हैं। ठीक है। और ये जो बीच की बाउंड्रीज है जो इन स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स को अलग अलग कर रही है, इन बाउंड्रीज को कहते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। ये तो ग्रेन हो गए स्मॉल, और ये होती है ग्रेन बाउंड्रीज। तुम ये लाइन लिख लो चाहो तो, तुमको अगर मेरी आवाज आ रही है तो ये लाइन लिख लो। कौन सी लाइन जो मैंने बोली है। ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती है, ये वाली लाइन्स होती है, तो लिखाता हूं मैं। द इंटरफेस बिटवीन स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स, द इंटरफेस बिटवीन, exactly Jayashri, exactly, the interface between small single crystals is called grain boundaries. The interface between small single crystals is called grain boundaries. ठीक है। अब हम लोग हमारे मेन चीज पे आते हैं, लैटिस और बेसिस के ऊपर। ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात की जाए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टल कैसा बना होता है, लैटिस और बेसिस से मिलके बना होता है, जिसमें लैटिस को हम लोग बोलते हैं केवल एक नॉर्मल, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर वाला काम, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। घर कैसे बनता है, पहले आर्किटेक्चर डिजाइन बनाता है, फिर मजदूर आते हैं, मजदूर उसमें ईंट पत्थर लगाते हैं और घर बन जाता है। तो वही स्ट्रक्चर, वही ज्योमेट्री सॉलिड की होती है। ये एक डिजाइन बना दी किसने, ये एक डिजाइन बना दी किसने, आर्किटेक्चर ने। और इस डिजाइन में केवल बना दिया कि यार यहाँ पर आप लोग को ईंट लगाने हैं, यहाँ पत्थर लगाने हैं, यहाँ पे जाली लगानी है, यहाँ पर गेट लगाना है। तो ये स्ट्रक्चर डिजाइन कौन करता है, आर्किटेक्चर। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, है ना। और जब मजदूर आते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, बेसिस को भर देते हैं। बेसिस मतलब कि ईंटें पत्थर जो भी गेट वगैरह लगाना है ना, वो बेसिस कहलाते हैं। ठीक है ना। ये एक तरह से मोनो एटॉमिक बेसिस भी बोलते हैं, बिकॉज सिंगल एटम होता है ना इसमें, इसलिए इसको मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं आप। तो ये मोनो एटॉमिक होता है बेसिस अगर देखा जाए तो। और फिर इस तरह के स्ट्रक्चर से मिलके एक बनता है कंप्लीट घर, एक बनता है कंप्लीट क्रिस्टल। सो क्रिस्टल को बनाने के लिए इस चीज की आवश्यकता खैर पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर जाके आपका क्या बन जाता है, पूरा अरेंजमेंट। तो जो डिजाइन आपने बनाई है वहां पर अगर आप लोगों ने एटम्स को पुट कर दिया, सो बेसिस मतलब मोनोएटॉमिक, मतलब सिंगल एटम होते हैं इसके अंदर। वो सिंगल एटम जो है वही तुम्हारे क्या होते हैं, बेसिस कहलाते हैं। तो फटाफट से लिख लो लैटिस के बारे में। ये तो मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक भी लिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। पहले लिखो लैटिस क्विकली। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस, तुम्हारा टाइम होने वाला है ना। लैटिस, देखो लैटिस इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि आर्किटेक्चर तो मैथमेटिक्स लगा के तो डिजाइन तैयार करता है। तो डिजाइन ही तो है लैटिस, आखिर है क्या। सो लैटिस इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट
lattice is a mathematical concept ठीक है। और बाकी होता क्या है, सो इसमें कुछ नहीं होता। और रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड पीरियोडिक arrangement of of infinite number of imaginary points। क्योंकि उसने तो इमेजिन तो किया है आर्किटेक्चर ने, और तो घर बनाया नहीं उसने, मन में घर बना लिया अपने मन में ही। तो ये भी एक स्ट्रक्चर ही होता है आर्किटेक्चर की तरह। सो पॉइंट्स ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड लैटिस। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है लैटिस का ना, कोई इसमें झोल झाल नहीं है। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। These points are called lattice points. These points are called lattice points. These points अगर इमेज भेजनी हो तो टेलीग्राम पर भेज देना सोनिया, कल क्लास में आते डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और अगर वर्बली पूछना है तो मतलब सॉरी मैसेज में पूछना हो तो मैसेज में पूछ सकते हो, मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, टेलीग्राम पर इमेजेस सेंड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ सेंड तो होगी नहीं इमेज। These points are called as lattice points। फोटो अपलोड नहीं होगी, इसीलिए तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने एजे फिजिक्स। इसलिए जो नए बच्चे हैं सबको एक बार बता दूं, जितने भी नए बच्चे हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एजे फिजिक्स उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहां पर आप लोग अपने डाउट्स जो है शेयर कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, ग्रुप का नाम एजे फिजिक्स। इसको आप ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, यहाँ पर आप लोग सेंड कर देना, ठीक है। जैसे ही आपको कोई डाउट आता है लाइव में, मैं उसको देख लूंगा। पर्टिकुलर तो खैर मैं रखूंगा नहीं हालांकि, पर हाँ डाउट्स के लिए मैं तुमको एक्स्ट्रा बता सकता हूँ अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो डाउट कि सर ये डाउट्स थे, तो हम सबसे पहले आते डाउट्स या सबसे बाद में क्लास के एंड में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। बस एक ही जरिया है डाउट्स पूछने का, वो है टेलीग्राम एजे फिजिक्स, ठीक है। चलो, लैटिस हैव थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स के हम लोग को लैटिस पढ़ना है, ठीक है। लैटिस हैव थ्री टाइप्स। लैटिस हैव थ्री टाइप्स। एक होता है लीनियर लैटिस। अभी आप लोग जब पढ़ोगे ना आगे जाके तो लीनियर डायटोमिक मोनोटोमिक चेन वो सब हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक होता है लीनियर लैटिस, जो कि एक तरह से वन डायमेंशन होता है, जिसे वन डी लैटिस भी बोलते हैं। वन डी लैटिस, ठीक है, वन डी लैटिस। फॉर एग्जाम्पल चेन, चेन जो होती है ना जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से जो चेन होती है ना वो लीनियर लैटिस कहलाती है। दूसरा होता है प्लेन लैटिस। प्लेन लैटिस, इसे टू डी लैटिस भी कहते हैं बेटा। इसे टू डी लैटिस भी आप लोग बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बना लो टू डी का,
ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो गया, ये 2D का स्ट्रक्चर ही कहलाता है ना। नंबर तीसरा है स्पेस लैटिस, ये 3D भी होता है। स्पेस लैटिस दैट इज द 3 डायमेंशनल लैटिस, या 3D लैटिस को आप बोल सकते हो। ठीक है, और देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग ज्यादातर जगह 3D लैटिस की बातें करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जहाँ पे तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए बी और सी। एटम्स यहाँ पर रखे दिए मैंने दिखाने के हिसाब से। ठीक है, 1D लैटिस एक तरह से ये हो गया आपका कि जिसमें केवल एक सिंगल ही हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। 2D लैटिस में दो स्ट्रक्चर होंगे, 3D लैटिस में तीन होंगे हमारे पास। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिस मोनोएटॉमिक, पर ऐसा नहीं है कि मोनोएटॉमिक ही हमारे पास हो सकता है, वो डायटोमिक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको कल समझाऊंगा, आज का टाइम तुम्हारा खत्म हुआ। 1D 2D 3D लैटिस कल पढ़ेंगे, बेसिस और यूनिट सेल के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कल पढ़ेंगे, नॉन प्रिमिटिव पढ़ेंगे। ठीक है ना, ब्रीवियस लैटिस की बात हम लोग परसों करेंगे। ठीक है, तो उसमें जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम होंगे वो सब बातें कल आपके सामने की जाएगी। आज तो बहुत बेसिक था, इसलिए आज आपको ज़्यादा कुछ मैंने असाइनमेंट दूंगा नहीं। आज वाली क्लास के केवल नोट्स आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स तब आएंगे जब क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वैसे वैसे आपके असाइनमेंट्स भी तैयार होते चले जाएंगे। सवाल हम लोग करेंगे, असाइनमेंट्स मैं आपको देने के बाद सॉल्यूशंस भी उनको यहाँ दूंगा, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे हिसाब से कल मैं शुरू कर दूंगा उस चीज को। तो आज वाली क्लास थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव थी, थ्योरेटिकल पार्ट की थी। ठीक है, मेरी स्लाइड ये 8 स्लाइड भर चुकी है, देख लो कुल मिला के आपको दिखे तो आई डोंट नो 8 स्लाइड मेरी भर चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक कुल मिला के 8 स्लाइड हमारे। तो आज मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। जेस्ट के बारे में आपको समझा होगा, मतलब 3 से 6 का एग्जाम है जेस्ट का, मैं समझा नहीं।